वहाँ से लेट हो गए, हम माजरत ख्वाह हैं उसके लिए। मैं सीएम सोहेल अफरीदी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने आप सब से अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए और मैं केपी हाउस इस्लामाबाद में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हेयरिंग थी और वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई जो मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ। और वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में आप सब ने देखी होगी कि उसमें किस चीज़ का जिक्र था और इमरान खान साहब की आंख की हालत किस हद तक ख़राब हो चुकी है। पहले बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतज़ामिया को आगाह किया कि उनकी आंख में तकलीफ़ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हालात इस हद तक पहुंचे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद उनके ज़ाती डॉक्टर से पूछे बग़ैर, उनको एतमाद में लिए बग़ैर, इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लिए बग़ैर हस्पताल ले जाया गया। उनको वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस हवाले से, ना उनके ज़ाती डॉक्टर से ना उनकी फैमिली से। आज जो ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफ़ी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सके। लेकिन इस वक्त वो आवाज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं और उनको सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफ़ी ने उठाया है। फिर जो नाजायज़ हुकूमत है उसके वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही आप सबको बताया है।
पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो। 900 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है। और अगर इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी इंशाल्लाह सीरियस इक़दामात उठाने हैं। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमने इंशाअल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सबसे सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन, उसके लिए आवाज़ उठानी है और उसको जो है इस चुंगल से जो नाजायज़ हुकूमत के कैद में है, जो जालिमों के कैद में है, उससे बाहर निकालना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। शुक्रिया। सलमान जी शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल आज सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ में पस्ती की एक नई सतह है। बहुत दौर गुज़रे हैं, तारीख दौर, मार्शल लॉ के दौर इस कौम की तकदीर में। सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा गया है, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। इमरान खान ने वो सब कुछ सहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी कैदी को बुनियादी जो सेहत की सहूलत है उससे महरूम रखा जाए। खान साहब ने सलमान सफदर साहब को आज ये बताया है, जो उनकी रिपोर्ट आज दी गई है उसमें ये बताया है कि 3 माह से उनको आँख में शदीद तकलीफ़ थी, यानी नवंबर के महीने में किसी वक्त ये तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे, और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आँख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। तो ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाज़े करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फ़ैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है, एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा, और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक हैं। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आँख की बीनाई बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये इतना कभी फेल था कि इसको छुपाना मैं समझता हूँ एक बेवकूफ़ी थी। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पे ये कुछ हो जाए और कौम को पता ना चले? ये जल्दी या बदेर पता चलना था।
یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے. اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو ہم آگے بڑھیں گے. اب کوئی موقع نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں, اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ اگلے ایک دن میں, آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں, جو میٹنگز ہیں, انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا. ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں, جو چیف آرگنائزر ہیں, وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے, ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے. تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے, اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں, اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ. لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا, ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا. کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی. ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. جنید اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا آنے کا شکریہ. آج جس طرح سیم صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر, سپورٹر, ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں, ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی, نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے, نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی, نہ فرمائش تھی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے, اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے, عادل بھائی زئی صاحب, اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر دے کے باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کا علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں. دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے. تو اگر آپ بے بس ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتہ ہے, اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے, سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا, کیا بات ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی, کیا چلائیں گے, کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ ایف آئی آر کاٹ کے, جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے, جو ہمارے 45 کے ایم پی ایس صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے, ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک ایم پی اے کو, جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے, اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں, اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو ایم پی اے بناتے, اس کے ایم این اے کیوں بتاتے, جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے فہیم صاحب کے ساتھ ایم پی اے صاحب, اس کے ساتھ جو ہمارے اور ایم پی اے صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, ریاستی اداروں نے کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. آپ ہمیں ننگا کرے, آپ ہمیں ایف آئی آر کاٹے, آپ ہمیں تنگ کرے, آپ ہمیں ذلیل کرے, لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے, مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے. آپ جو یہ کر لے, آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرے, آپ ہم پہ چوروں کو لٹے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں, لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے, جس طرح اس دن واقعات ہوئے, ہمیں تکلیف ہے, لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے, نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے, پھر وارنٹ نکل جاتی ہے, پھر ہم پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو لگاؤ, اس کو مارو. یہ نہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے
सोलर पैनल खरीदे तो लोगों पे पैनल लिए, जब पैनल उसकी सारी माल बिक गई, आज बेटियों में उसने इन्वेस्ट किया, आपने वो करे तो आप जिम्मेदार है सबके। सबको पता है कि चोर लटोरों को किसने हमारे मुसल्लत किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इदारों के पीछे खड़ा हूँ, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, चाहे मुझे गालियाँ पड़े, चाहे मैं चाहता हूँ वो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट जिनकी रवैयों के साथ की वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान राबते बढ़ते, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा वर्कर जो है अपनी शहीदों के साथ रोए, मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर अपने सिपाहियों को सलाम करे, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप हमें, हमारे साथ आपका रवैया ये हो, आप हमें डी चौक में हमारे पुरअमन वर्कर को जो है वहां पर गोलियां मारे, आप हमारे वर्कर पे FIR करें, उसको जलील करें। मेरे 22 हज़ार लोग रोजाना आते और आप कहते हैं कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं कर सकता आपसे मोहब्बत, उस टाइम तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने रवैये पे नजरसानी न करें। आप आइन पे न माने और मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आइन मानूं, ये नहीं हो सकता। आप अदालत हो, आप मुझे बताएं मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया। आपने अदालतों को कंट्रोल किया, आपने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया। मैं बात करता हूं तो उठाया जाता हूं, मैं बात करता हूं तो मारा जाता हूं, मैं बात करता हूं तो नंगा किया जाता हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है मैं आपको बता दूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आज वर्कर नहीं निकल रहा तो हम जो आगे बैठे हम जिम्मेदार है। हम कालिया कहते इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे और मेरे वर्कर एक दूसरे से लड़े। मैं नहीं चाहता, मैं खड़ा हूं सामने, मैं खड़ा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर इदारों के सामने लड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे कमजोर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान कमजोर हो, लेकिन मैं इंसान हूं। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा की कसम मैं हल्फिया कहता हूं, जिस दिन हम अपने वर्कर के सामने से हट गए, आप जो है आपको लोग जो है मुसम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आप मजाक न ले इसको, तंग आ गए। आज भी मैं बुरा भला सुन रहा हूं, आज भी मेरे अपने वर्कर से गालियां कर रहा हूं कि आप लोग क्यों कहा नहीं। जिस दिन हमारे इजाजत के बगैर हमारे वर्कर निकल गए, खुदा की कसम चुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस करे, इस मुल्क पे रहम करे, आओ आइन पे बात करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े, इस मुल्क के लिए एक दूसरे को माफ करे। आए बैठ जाए, मैं खान को जानता हूँ, उस बड़े दिल का मालिक है, वो माफ कर देगा बावजूद उसकी। ये तो लोग कह रहे एक्स वजीर आजम की बात, एक्स नहीं मौजूदा वजीर आजम को आपने किया। सबको पता है कि हम जीत गए, हमसे मैंडेट चोरी किया गया। 2000 वोटों के लोगों को आपने असम्बली में लाके कानून साजी की। आप कहते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में तो अमन इस सूरत में होगा जब ऐसा लीडर जिसकी कोई सह हो, जिसके लोग पीछे लोग हो, जिसकी बात को लोग माने। आप जब पार्लियामेंट को भी तौकीर करे, आप जब इस इलेक्शन को भी तौकीर करे, आप जब ऐसे लोगों को मुसल्लत करे। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं तो भाईजान पूछे कि आया ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत आपने इस पर जो इम्पोज की, जबरदस्ती दी, उसको वोट मिला था? आप पूछे कि आज जो मरियम नवाज वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनी, इसको वोट मिला था? आप पूछे कि मोहसिन नकवी साहब को आया, वो उसकी सपोर्ट है, उसको क्या दर्द है, उसको क्या अवाम से क्या ताल्लुक है? उसने वोट तो नहीं लिया, वो तो आज भी जो है रंजे गिन रहा है। इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर रंजे गिन रहा है, इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर असम्बली नहीं आता, इस हालात में मेरा वजीर आजम नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अवाम ने मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जिसने मुंतखब किया मैं उसके आगे पीछे जाऊंगा। आप इमरान खान ने कितना जीना है? इमरान खान किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है। आपसे हमारे जो यूथ है वो बहुत दूर जा चुके हैं, और ये आपको जिंदाबाद उस टाइम तक नहीं कहेंगे जब तक इमरान खान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। ये सुन ले, आप जो भी करें, मैं हर बार कहता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं आपसे डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बच्चों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, लेकिन मुझे जो रिप्लेस करेगा वो आएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस करे, अकल के नाखून ले, अगर आप खान को तोड़ सकते थे तो 3 साल में तोड़ देते। आपने जो 9 मई का ड्रामा रचाया, तोड़ देते। कितने बड़े बड़े लोग आपने तोड़े। इमरान खान का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपसे नफरत बढ़ती जा रही है। आपको जो दरबारी जो भी कहते, आपको मीडिया वाले जो भी कहते, जो फरमाइशी सर्वे होती, गलत कहते। अवाम से जाके पूछे, लोग आपसे बहुत दूर जा चुके। हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, हम मजबूत इदारे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों के पीछे अवाम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे शहीदों के साथ, उसकी माँ के साथ मैं भी रूं, लेकिन मैं डीचो को देखता हूं, नहीं रोना मुझे नहीं आता।
मैं हर उस बंदे को दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे जिससे भी ताल्लुक हो, जो मासूमों की जान ले, चाहे डी चौक में ले, चाहे बॉर्डर पे ले, चाहे खुदकश से ले, मैं सबको दहशतगर्द समझता हूँ। जो आइन को नहीं मानता मैं दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। इस मुल्क में हम सब की बका है। ये सियासतें आती जाती की, वज़ीर आज़म होता जाता रहेगा, ओहदे जाते रहेंगे। बहुत बड़े पेरोन गुजरे, आज देखो क्या है, कोई मुंह छुपाता फिरता है, कोई वाशरूम में गिरता है। इंशाअल्लाह जिसने खान को सताया वो जलील होगा, मेरा ये अकीदा है, क्योंकि खान साहब मुल्क से लायल है। खुदा के लिए खान साहब की नहीं, मुल्क के लिए बात करता हूँ, आने वाली नस्लों के लिए बात करता हूँ। ये नफरत आपने जो बुई है उसको ख़त्म करे, आओ एक दूसरे को माफ़ करे, आओ आगे बढ़े। मैं दोबारा कहता हूं कि मैं इदारों को ऑन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इदारे मजबूत हो। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे जो अपनी ख्वाहिश पे उसको चला रहा है, वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे जिसकी रवैयों की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे। इन चोर लुटेरों को जो आपने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि ये चोर है, आप इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। ये जो करप्शन हो रही, जो नाअहली हो गई, आप जिम्मेदार है इसके, आप जिम्मेदार है। आप मुझे जो भी करे, मेरा मुंह चुप कर सकते, मुझ पे FIR मजीद वारंट निकल सकती है, लेकिन ये सच नहीं छुपाए जा सकते। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम तक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को वो हमसे नाराज है, वो कह रहे कॉल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर। मैं अपील करता हूं इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। नहीं कि मैं आपसे डरता हूं, मैं डरता तो 9 मई में पार्टी छोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूं कि मैं कमजोर हूं। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर आंखों में आंखें डालेगा। आप कई मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ाए, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पढ़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टो को गद्दार कहा। भाई यार आओ तारीख ठीक करे, आओ मुतालिया पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहे कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत कहता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आईन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहां पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ करेगा, कौम भी माफ करेंगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत करते। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। हमें इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ KP के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है कोई PTI हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये जमीन मेरी है, मुझे आपसे ज्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होके बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें, नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करे।
آپ بے شک اگر آپ مجھے زبردستی میرے زبان سے اپنے لیے اچھے الفاظ نکال بھی لے، لیکن میں دل سے آپ سے نفرت کرتا ہوں، دل سے آپ سے نفرت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بس کریں. شکریہ جی آپ لوگوں کا. سر ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا. جب 8 فروری سے پہلے اسد اللہ خان صاحب نے جب یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ان کو پیمز لایا گیا، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور سہیل افریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور 8 فروری سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو کیا اس وقت قیادت نے اس طرح سے سنجیدہ عمران خان کی صحت کو نہیں لیا تھا جتنا آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک کوئی رپورٹ جینون نہیں آئی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی. جو ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر بے ایمانی کی تھی. جو رپورٹ اچکزئی صاحب کو دکھائی گئی تھی وہ غلط تھی. ان کو غلط دلاسے دیے گئے تھے، ان کو غلط بتایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. یہ پہلے بھی جھوٹے تھے، یہ آج بھی جھوٹے ہیں اور یہ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے. اس کے بعد ان کی کسی بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوگا اور جس اسپتال میں ہم کہتے ہیں اس میں ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے، اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوں گے یا اس کے علاوہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے. نہیں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. نہیں بیٹھے یہیں بیٹھے. آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ہیڈ لائن ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی ہو گئے تو اس کے بعد ملاقات تو صابن بھی کی گئی. اب ان کی صحت بھی کافی خراب ہے، 80% جو ہے آنکھ کی. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایم صاحب نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. پھر اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات طے ہے. اس کے بعد جو پلاننگ ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی، لائے عمل ہم ضرور دیں گے. اچھا، اس میں ان کو میں جواب دے دوں. دیکھیں ملاقاتیں کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی، وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے، کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا. اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے، جو اصل مجرم تھا، جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، غفور انجم، اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے. جی شیرازی بھائی. وزیر اعلیٰ صاحب علامہ وزیر مشرق پشاور گروپ سے پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو مستقل آندہ ہونے کے لیے ایسا کچھ تو نہیں دیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس سے جو ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے، تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا، انہوں نے مریدکے میں جس طرح کیا، اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ کام کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے یا قوت کو دبانے کے لیے. اس وقت بھی کہ آپ جو مرضی اس کو مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی قوت مل چکی ہے
जो उन्हें आपके बजाय मुतबादल ताकत फराहम कर रही है। तो इसमें चंद अफराद जो अहदेदार हैं, सरकारी मुलाजम हैं, उनकी बजाय इस निज़ाम के हवाले से जिसमें एक ताकतवर शख्स है, इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक शख्स का नाम लेके साइड पे हो सकते हैं। देखें, जो ताकतवर शख्स है उसको मज़ीद ताकत देने वाली ये जाली असम्बली है, जिसने जो है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को पास किया। जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इसको सियासी कुव्वत इसलिए नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वो 17 सीटों के साथ यहाँ पर बैठी है। हम तो यही कह रहे हैं कि अदालतों को भी इन्होंने मफलूज किया, जमहूरियत को भी इन्होंने मफलूज किया, पार्लियामेंट को भी इन्होंने मफलूज किया, सहाफ़त को ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं ये जमहूरियत के पिलर्स हैं और इससे ही जमहूरियत ताकतवर होती है। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार की लालच में 17 सीटों वालों को जो है इक़्तिदार पर बिठा दिया गया। और सिर्फ गफूर अंजम नहीं, पंजाब की जाली हुकूमत, वफाक की जाली हुकूमत, ये खुद और इनके लाने वाले, इन सब को जो है इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। आपने तशवीश से तो आगाह किया गया, आपने तशवीश से तो आगाह किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो हमारे नैरेटिव की तईद है कि उनको तमाम सहूलियात भी मिल रही हैं, वो सिक्योर भी है, और अलीमा खान साहब और दीगर की तरफ से जो नैरेटिव था वो गलत था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो खान साहब को शिफ्ट करने के लिए अस्पताल में कहीं तैयार नहीं है। इसका आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, कैसे उनके झूठे नैरेटिव की ये तायद है। इन्होंने तो ये कहा था जी 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ और अब खान साहब ठीक ठाक हैं। यहाँ जो बात सामने आई है वो महीनों पर फैली गफलत है, मुजरमाना गफलत है। जो बात सामने आई है वो ये है कि खान साहब की एक आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। तो कैसे ये तायद है? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको गैज़ व गज़ब का अंदाज़ा नहीं है जो आवाम के दिलों में इस वक्त ठाठे मार रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये खुद अंधे हो चुके हैं, अकल के अंधे हो चुके हैं। तो बिल्कुल तायद नहीं है। इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जो सफाकियत इनकी तरफ से बर्पा की गई है वो पूरी कौम के सामने है। ठीक है भाई, अगरचे आपकी कोर कमेटी और सियासी कमेटी फैसले करेगी, लेकिन इमीडिएट मुतालबा क्या है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तशवीश से आगाह किया गया दिन को भी, अभी आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? आज ही अस्पताल होने लगे। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मजीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इज़हार किया, इर्रिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए। तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। देखिए, फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएं। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। उनको ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए।